स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी भव्य राम मंदिर के लिए गर्भगृह के शिलान्यास की। बात होगी राजस्थान में राज्यसभा के रण की, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बाड़ेबंदी की राह पकड़ी है। और बात प्लेबैक सिंगर केके की, जिनका निधन हो गया। लेकिन पहले प्राइम 25। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए गर्भगृह का आज शिलान्यास हो गया। वैदिक मंत्रों के बीच संतों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह की नींव रखी। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर की पीएम मोदी ने रखी नींव। एक जून 2022 रामलला के लिए भव्य गर्भगृह का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में ये दोनों तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। करीब 500 साल के लंबे संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वहीं अब रामलला के लिए गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार और रीति रिवाज के साथ रामलला के लिए अस्थायी गर्भगृह का शिलान्यास किया। रामलला का गर्भगृह 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होगा। गर्भगृह की दीवारें 6 फीट मोटी और नक्काशीदार बलुआ पत्थर से बनाई जाएंगी। गर्भगृह में मकराना सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जाएगा। पश्चिमी कोने पर 9 स्थानों पर 22 नक्काशीदार शिलाएं स्थापित की गई है। दिसंबर 2023 तक रामलला के गर्भगृह में विराजित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गर्भगृह मंदिर का वो सबसे मुख्य स्थान होता है जहां मूर्ति की स्थापना की जाती है। माना जाता है कि यहीं से सकारात्मक दैवीय ऊर्जा हमेशा निकलती रहती है, जिससे भगवान के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को सुकून और ऊर्जा महसूस होती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक भव्य राम मंदिर में रामलला का गर्भगृह भी अद्वितीय बनने वाला है, जो हमेशा श्रद्धालुओं के लिए ऊर्जा स्रोत बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी को गुरुवार को और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि राहुल ने बाहर होने का हवाला देकर इसके लिए वक्त मांगा, लेकिन सोनिया गांधी 8 जून को होने वाली पूछताछ में शामिल होगी। मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछली 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। साल 2014 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोनिया गांधी की अगर बात करें तो इस मामले में 8 जून को उनसे पूछताछ की जाएगी और वहीं राहुल गांधी से पूछताछ कल यानी कि गुरुवार 2 जून को होगी। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में पिछले कुछ दिनों पहले पवन बंसल से पूछताछ हुई थी। पवन बंसल से 12 अप्रैल को पूछताछ हुई थी। ईडी के इसी मुख्यालय में उससे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उन्हीं तमाम जानकारियों के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ का नोटिस भेजा गया है और उसे ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट
संजीव के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिले के बाद अब बाड़ेबंदी की बारी है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। वहीं बीजेपी आरोप पर कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला रही है। हॉर्स ट्रेडिंग पर सवाल। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राजस्थान में मंडी लगाकर विधायकों की खरीद फरोख्त का षड्यंत्र करना चाहती है। एलिफेंट ट्रेडिंग से जवाब। भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 2 बार में पूरी एलिफेंट ट्रेडिंग की नहीं, पूरे हाथी को निकल गए। राज्यसभा की लड़ाई, तीसरे पर सियासत हाई। राजस्थान में राज्यसभा का सियासी रण है। कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है। विरोधी घात लगाए बैठे हैं। ऐसे में राज्यसभा का ये रण 2023 के महासंग्राम से पहले कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। निर्दलीय विधायक पहले से ही नाराज हैं। अपने कुनबे से भी विरोध के स्वर साफ सुनाई पड़ रहे हैं। सबको काबू में रखना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। इनको पता है कि हमारे पास पूरा वोट नहीं इनके पास में, उसके बावजूद भी ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पर, फिर माहौल खराब करेंगे प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की बहादुर जनता को और राजस्थान के ईमानदार विधायकों को न पहले खरीद पाई न अब खरीद पाएगी। लेकिन कांग्रेस के हॉर्स ट्रेडिंग वाले इस आरोपों का जवाब बीजेपी एलिफेंट ट्रेडिंग से दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 2 बार में पूरी एलिफेंट ट्रेडिंग की नहीं, पूरे हाथी को निकल गए और आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने बड़ा दांव खेला है। इस चुनाव के दौरान तबादलों पर लगा बैन हटा दिया है। यानी अब विधायक बाड़ेबंदी के दौरान अपने चहेतों के मनचाहे ट्रांसफर पोस्टिंग करवा पाएंगे। लेकिन बीजेपी मान रही है कि कांग्रेस कुनबे की नाराजगी बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार के सिर जीत का ताज सजाएगी। तो तमाम जितने निर्दलीय हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको व्यक्त करने का अवसर है। कांग्रेस ने जो 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं, इसलिए कांग्रेस के अंदर ही अंदर के जो दर्द और महसूस कर रहे हैं और कुछ बोलने भी लगे हैं, निश्चित रूप से हमको पहले से ज़्यादा आसानी होगी इन वोटों को लेने में। राज्यसभा के रियासी रण में बिसात बिछ चुकी है। मोहरे सज चुके हैं। शह मात की बाजी शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा के इस रण में तीसरी सीट के लिए कांग्रेस की रणनीति कामयाब होगी या कमल कमाल कर दिखाएगा। बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में निधन हो गया। गुरुवार को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर केके का निधन। कॉन्सर्ट में अचानक बिगड़ी थी तबीयत। कोलकाता पुलिस जांच में जुटी। ये वो आखिरी वीडियो है जिसमें हजारों आंखों ने मशहूर सिंगर केके को पसीने से लथपथ जाते देखा। इसके बाद तो बस उनके निधन की खबर आई। कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान केके की अचानक तबीयत बिगड़ी थी और जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। केके के निधन से समूचा बॉलीवुड सदमे में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान केके की बिगड़ी थी तबीयत। 2000 की क्षमता वाले ऑडिटोरियम में 5000 से ज्यादा लोग थे। कॉन्सर्ट में भारी भीड़ की वजह से केके को बेचैनी और सीने में दर्द हुआ। केके ने आयोजकों से गर्मी लगने और बेचैनी होने की शिकायत की। एक वीडियो में भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल होता दिखा।
कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट थाने में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। कोलकाता पुलिस ने होटल और कॉन्सर्ट स्थल से कई लोगों से पूछताछ की। 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, गुजराती समेत कई भाषाओं में गाने गाए। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले केके ने करीब 3500 जिंगल्स गाए थे और इसके बाद कई सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।